लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है ना वो 2011 से पहले काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज प्लेयर से भरा हुआ था। 2011 में पहले ऑर्गेनाइज प्लेयर की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है डिलीवरी। डिलीवरी एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है और देखते देखते इस स्टार्टअप ने पूरे इंडिया के लॉजिस्टिक मार्केट को एक तरीके से अपने हाथों में ले लिया, उसमें बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर लिया और मार्केट का लीडर बन गया। आज डिलीवरी 15 लाख से भी ज़्यादा पैकेजेस को एक दिन में ट्रांसफ़र करता है 19,000 पिन कोड्स के ऊपर अलग अलग देश के कोनों में। 4.7 बिलियन डॉलर का ये स्टार्टअप है। कैसे ये स्टार्टअप इतनी बड़े हाइट्स पे पहुंचा, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है, ये आज इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। साहिल और सूरज, ये दोनों दोस्तों ने एक दिन क्या किया, अपने मतलब कि रात के 11:30 बजे के आसपास अपने जो नियर बाय रेस्टोरेंट होता है ना वहाँ से खाना ऑर्डर किया। एक डिलीवरी बॉय जो है वो एक नॉर्मली एक डिलीवरी बॉय आया और खाना उसने जो है वो इनको थमा दिया। उसके साथ बातचीत करते समय इनको ये नोटिस आया कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो ये है कि कोई एक सिंगल रेस्टोरेंट ओनर होता है या फिर कोई एक वेंडर होता है जो अपने सामान को डिलीवरी के थ्रू लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचाना चाहता है ना, वो डिलीवरी को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, वो उस स्टाफ को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ये उस रेस्टोरेंट के पास गए, उससे बातचीत की और उसका जो भी पूरा डिलीवरी का जो स्टाफ था ना उसे खरीद लिया। वैसे करके इन्होंने डिलीवरी की शुरुआत की, यानी कि कंपनी की शुरुआत की। इन्होंने बाकी जो भी उनका जो स्टाफ था ना उसे एक ऑर्गेनाइज मॉडल के अंदर कंट्रोल में लाया और उसे बाद में जो है वो हर एक चीज़ के लिए, यानी कि B2B, B2C और C2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर और C2C जितने भी काम थे ना उसके लिए उस स्टार्टअप को बनाया। यानी कि वो जितना भी स्टाफ था ना उनसे वो डिलीवरी का काम उन्होंने जो है वो करवाना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से धीरे धीरे इनकी रीच बढ़ने लगी और धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज भी बनाई। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो कंपनी ने बनाई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो थी एक्चुअल में लो रेट्स फॉर रिवर्स पैकेजेस। अब यहाँ पे होता क्या था, मान लेते मैं एक XYZ कस्टमर हूँ, मेरी कंपनी मुंबई में और मैं एक XYZ एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरी जो कंपनी है ना वो मुंबई में, और ABC कस्टमर जो बेंगलोर में बैठा है ना वो मेरा प्रोडक्ट को चाहता है, उसने मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाया। अब मैं मेरा प्रोडक्ट जो है वो कुरियर के थ्रू जो है वो उसको पहुंचा सकता हूँ, लेकिन जब बात रिटर्न करने की आती है, मान लेते उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कस्टमर को अपना खुद का पैसा लगा के उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना पड़ता था। तो जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और कस्टमर एक्सपीरियंस जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता था और इससे अल्टीमेटली बिजनेस को नुकसान होता था। तो डिलीवरी ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने जो रिटर्न के जो चार्जेस होते हैं ना उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया, जिसके वजह से जो वेंडर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनको डिलीवरी काफ़ी अच्छा लगा और शुरुआत में इन्होंने डिलीवरी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। देखते देखते डिलीवरी के पास अच्छे खासे वेंडर्स आने लगे और उसी के साथ साथ डिलीवरी ने अपना नेटवर्क भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, एक्सटेंसिव रीच दे दी। यानी कि यहीं पे आती है सेकंड स्ट्रेटेजी जो कि है एक्सटेंसिव रीच। यहाँ पे कंपनी ने अपनी रीच को बढ़ाया, हो सके जितना अपने ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी नेटवर्क्स क्रिएट किए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज क्रिएट किए, जिसके वजह से अल्टीमेटली ये 19,000 पिन कोड्स तक पहुँचना एक तरीके से पॉसिबल हो गया, जिसके वजह से अब बड़े बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी से लेके बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, वो भी डिलीवरी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से डिलीवरी को अल्टीमेटली फ़ायदा होने लगा। थर्ड स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो थी अल्टीमेटली कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस जो होता है ना वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए। यहाँ पे डिलीवरी ने क्या किया, अपने कस्टमर सर्विस को बहुत ज़्यादा एक टॉप द बॉटम रखा, यानी कि सबसे ऊपर उसे रखा। 24/7 कस्टमर सर्विस एक नॉर्मल कस्टमर को, एक नॉर्मल वेंडर को दी जाती है। उसी के साथ साथ रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट भी होता है, जिसके वजह से कस्टमर यानी कि जो वेंडर होता है ना उसे पता चलता है कि उसका माल अभी कहाँ है, अब कितनी देर में पहुंचने वाला है और कितना समय उसे लगने वाला है। ये सारी चीज़ें उसे जो है वो डिलीवरी के थ्रू पता चल जाती थी, उनके ऐप, उनकी वेबसाइट के थ्रू जो है वो उस कस्टमर को जो है वो पता चलता था, जिसके वजह से अल्टीमेटली कस्टमर का जो गेन होता है ना वो इनके ऊपर ज़्यादा आ गया, जो ट्रस्ट होता है इनके ऊपर काफ़ी अच्छे से बढ़ने लगा, जिसके वजह से अल्टीमेटली डिलीवरी को फ़ायदा होना स्टार्ट हुआ। फोर्थ नंबर आता है वो आता है ईजी टू यूज़ इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी ने अपने SDKs क्रिएट किए, जैसे ई-कॉमर्स हो गया, मैग्नेटो हो गया, ओपन कार्ट हो गया। ये जो है ना ये रेडी टू यूज़ ई-कॉमर्स प्लगइन्स होते हैं। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़े आसानी से आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट खरीद सकते हो, आप बना सकते हो एक तरीके से। यानी कि
अब पहले क्या होता था, पहले एक ई कॉमर्स बनाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन वू कॉमर्स, मैग्नेटो, ओपन कार्ट ने ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया। अब कोई भी बिजनेसमैन जो ऑनलाइन अपने सामान को बेचना चाहता है ना, वो अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना सकता है वू कॉमर्स की मदद से, मैग्नेटो की मदद से और ओपन कार्ट की मदद से। तो उसको डिलीवरी का तो नेटवर्क लगेगा ही ना, तो यहाँ पे डिलीवरी ने अपना खुद का एक रेडी टू यूज़ SDK बनाया जो इन प्लेटफॉर्म के साथ बड़े आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंटीग्रेट हो सकता है, जिसके वजह से कोई भी सामान की अगर डिलीवरी अगर करनी है तो डिलीवरी के एग्जीक्यूटिव्स को बड़े आराम से उसका नोटिफिकेशन जाएगा और वो उस डिलीवरी को एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी उसका चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। दैट्स इट। ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव था, जिसके वजह से डिलीवरी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया और बहुत ज़्यादा आज के डेट में ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा ई कॉमर्स के लिए डिलीवरी करता है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।